एंड मैं चाहती हूँ कि बहुत सारी लड़कियां, यंग लड़कियां, लड़के, बहुत सारे लोग आज देख के आपसे इंस्पिरेशन लेंगे कि किस तरह आपने इतनी सी एज में इतना कुछ अचीव किया। जी। सो अगेन थैंक यू सो मच। एंड आज जो कुछ हम बातें करेंगे जो हम दिल से करेंगे, और कुछ ऐसी बातें करेंगे जो लोगों को इंस्पिरेशन दे सके। सबसे पहला जो सवाल है मेरा, थोड़ा-सा बैकग्राउंड मैं आपका जानना चाहती हूँ सुरभि। ओके मैम। तो फ्रेंड्स, मैं यहीं से हूँ मैम, प्रयागराज से हूँ। और अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो मेरे फादर एक बिज़नेसमैन रहे हैं और बहुत सारे बिज़नेस उन्होंने अपनी लाइफ में किए हैं। और सभी बिज़नेस वन बाय वन सारे फ्लॉप होते चले गए। और मदर मेरी टीचर हैं, अभी भी वो टीचर हैं और कोई ज़रूरत नहीं है अभी उनको स्कूल जाने की, लेकिन क्योंकि टीचिंग उनका पैशन है, तो ओके। क्योंकि हाँ, और मैं एक गाँव से हूँ, मतलब प्रयागराज में पीपल गाँव एक छोटा-सा गाँव है जहाँ से मैं बिलॉन्ग करती हूँ और पूरी स्टडी भी मेरी यहीं से हुई है। और इस तरह से मतलब सारा बैकग्राउंड है कि स्कूलिंग से लेके कॉलेज से लेके सारी पढ़ाई मैंने यहीं से करी है, इलाहाबाद से। तो पढ़ाई अच्छी लगती थी आपको सुरभि? जी, जी, मैं हमेशा टॉपर स्टूडेंट्स में रही हूँ। टॉप 5 स्टूडेंट, टॉप 3 स्टूडेंट्स में रहना और बहुत फ़ोकस्ड होके पढ़ना। तो मुझे अच्छा, पढ़ाई हमेशा अच्छी क्या लगी है। पढ़ाई की है सुरभि आपने? मैंने ग्रेजुएशन किया है, आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने कंप्यूटर्स में पीजी किया है। और मेरे एल्डर ब्रदर जो हैं, क्योंकि वो अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाया करते थे, तो पढ़ाई के साथ ही साथ फिर मैंने उनके इंस्टीट्यूट को जॉइन किया। उन्होंने अपना एक्सपेंशन किया अपने इंस्टीट्यूट का। तो एक ब्रांच पे वो हुआ करते थे, एक ब्रांच मैं देखा करती थी। इस तरह से मतलब कंप्यूटर्स की लाइन में हम आगे बढ़े। यानी उसका मतलब है कि आपके पापा का एंटरप्रेन्योरशिप आप लोगों के दोनों भाई-बहन के अंदर पहले से ही था, उसका मतलब है, राइट? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं मैम, बिल्कुल कह सकते हैं। ये हालाँकि मेरे पेरेंट्स ने जो मेरे लिए करियर डिसाइड किया था, दैट वाज़ टीचिंग जॉब, कि फीमेल्स के लिए जो एक माना जाता है सबसे सुरक्षित, सबसे सम्मानित जॉब, तो राइट, वो राइट। मेरे लिए भी डिसाइड किया गया था मेरे पेरेंट्स के द्वारा। लेकिन फिर एंटरप्रेन्योरशिप, देन नेटवर्क मार्केटिंग, और आज नेटवर्क मार्केटिंग में ही हूँ। कैसे नेटवर्क मार्केटिंग कैसे आपकी लाइफ में आया? नेटवर्क मार्केटिंग मेरी लाइफ में आया जब मैं ग्रेजुएशन में थी और एक दिन पापा को न्यूज़पेपर लेके मैं जा रही थी पापा को देने के लिए। मेरे हाँ, पापा न्यूज़पेपर बहुत पढ़ते हैं। तो जब मैं न्यूज़पेपर उन्हें देने जा रही थी तभी एक नीचे से पम्पलेट गिरता है और मैंने जब उस पम्पलेट को लेके पढ़ा, तो क्योंकि बचपन से पापा जब बुक्स पढ़ते थे तो मुझे मेरे अंदर पैट्रियोटिक फीलिंग बहुत ज़्यादा थी और मेरी जो पहली ड्रीम जॉब थी जहाँ मैं जाना चाहती थी दैट वाज़ आर्मी। मैं वाह! आर्मी जॉइन करना चाहती थी। और जब वो पम्पलेट मैंने उठाया उसमें देखा तो उसमें लिखा था आज़ादी बचाओ आंदोलन। और अच्छा, हाँ, तो मुझे लगा कि उसमें बताया गया था कि ये प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में बनते हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर से आते हैं। तो वाह! बीइंग एन इंडियन हमें इंडियन प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए ताकि इंडिया का पैसा इंडिया में रह सके। तो मैंने उस नंबर पे कॉल किया, उनसे बात करी कि सर ये क्या मूवमेंट है आपका? तो उन्होंने अपने मूवमेंट के बारे में बताया। देन मैंने लोगों को अवेयर करना शुरू किया कि हमें ये प्रोडक्ट लेने चाहिए क्योंकि ये इंडियन प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन लोग समझते नहीं थे क्योंकि इकोनॉमिकल बेनिफिट वहाँ पे नहीं था। मेरे राइट, घर में ही मेरी नहीं चलती थी, मेरी मदर भी वो प्रोडक्ट नहीं लाती थी, अक्सर बोल देती थी नेक्स्ट मंथ लेंगे। तो जब ओके। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में बताया गया इंडियन कंपनी, तो मतलब बस इंडियन कंपनी ही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिव था, या कह सकते हैं मेरा जो आप कह सकते हैं एक प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर जो हमारा होता है, वो ये था कि इंडियन कंपनी है और चलो कंट्री को किसी तरह से सर्व करना है, तो यही रास्ता सही। सो बेसिकली जो आर्मी वाली आपके अंदर जो एक कहते हैं ना कि जो फील थी, वो आपने कहीं ना कहीं से ढूंढने की कोशिश की, जो आपका मोटिवेटिंग फैक्टर रहा। बट एक्चुअली मालूम है, एक चीज हम दोनों के बीच में बहुत कॉमन है। मेरी लाइफ में भी पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग एज अ फ्लायर आया था। सो ओके। मुझे भी किसी ने कोई रास्ते में किसी ने फ्लायर दिया था जिसमें लिखा था बी योर ओन बॉस, डू रिस्क बिजनेस। एंड यस। मेरे अंदर भी वो भूत सवार था कि कुछ तो करना है, कुछ तो करना था। मेरी एज भी शायद अराउंड उस टाइम पे समझो ना, 27 28 के आसपास होगी। हाँ, मैंने 21 की एज में इस इंडस्ट्री में कदम रखा था और तब मुझे ऐसा लगा कि मतलब करियर यही बनना है। टीचिंग जॉब मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड करी थी, वो मेरी ड्रीम जॉब नहीं थी। ये बात मुझे तब पता चली जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के सेमिनार्स को अटेंड करना शुरू किया। और जब उस सेमिनार में जाने लगी और वहाँ की दुनिया, वहाँ का एक्साइटमेंट, एनर्जी, ड्रीम्स, तब ये लगा कि ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए, ये लाइफ है।
ओके, सो नेटवर्क मार्केटिंग आपको मिला एंड देन गए आप बेसिकली इंडियन प्रोडक्ट के दम दम पे, एंड देन फिर उसका जो एटमॉस्फियर, माहौल, ये सब देखने के बाद आपको प्यार हो गया, मैं ये कह सकती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल, के साथ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, राइट। डेफिनिटली, यस। सुबह मेरे को एक बात और बताओ कि जी, ये तो आपका पहला है और आपने कहा 21 साल की उम्र में आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए, ठीक है? जी, जी। तो फिर घर में क्या उस टाइम पे जब नेटवर्क मार्केटिंग पहली बार लाइफ में आया, तो घर में क्या माहौल रहा? घर में क्योंकि मेरे फादर ने मुझे इस इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस किया था, तो मेरे फादर ही मेरे अपलाइन रहे। तो ये घर का एक वो जो चैलेंज होता है, वो चैलेंज मेरे साथ नहीं था। लेकिन घर ओके, में चैलेंज नहीं था, बाहर चैलेंज था। जो बाहर जैसे मेरे फादर भी जब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आए, तो वो मुझे हमेशा बोलते थे कि तुम इंस्टीट्यूट में रहो और जिनको भी तुम्हें प्लान देना है, तुम इंस्टीट्यूट बुलाओ, तुम्हें किसी के घर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर ओके, अगर मैं किसी को इन्विटेशन करती थी फ़ोन के लिए, अगर मैं बार-बार फ़ॉलो अप करते थे, तो मेरे पापा हमेशा कहते थे, उन्हें इरिटेशन होती थी कि अगर वो नहीं कर रहा है, छोड़ो उसे, तुम बार-बार क्यों फ़ॉलो कर रही हो? तो कहीं न कहीं कुछ एक कॉन्ट्रडिक्शन था कि वो कुछ बातें ऐसी होती थी जो सिस्टम के अगेंस्ट कि नहीं फ़ॉलो अप तो करना है और ऑफ़िस में बैठकर कौन-सा नेटवर्क मार्केटिंग होता है, हमें तो लोगों के बीच जाना पड़ेगा। सो वो चाहते तो थे मैं करूँ, लेकिन उनकी कंडीशन के हिसाब से करूँ, तो वो ये चीज़ें मैच नहीं फादर करती का थी। वो फादर का वो कहते हैं ना प्रोटेक्शन, राइट, या यू कैन से दैट कि कोई भी पापा को नहीं अच्छा लगेगा कि अपनी बेटी किसी और के घर जाके कुछ बिजनेस के बारे में बताती हुई, और खास करके उस टाइम पे आज जी। से, और वो भी इलाहाबाद में, तो वो आई कैन अंडरस्टैंड वो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा होगा, बट मेन डिफिकल्टीज क्या आई एज अ लड़की? मैं बताऊं, मेरी बात करूं ना सुरभि, तो एज अ वुमन मैंने बहुत सारी चैलेंजेस ली इस इंडस्ट्री में। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी। एक तो हमें कहीं पे भी जाना है तो सबसे पहले तो बहुत सारी चीजें घर से बोल के देख के जानी पड़ती है। बस यस, में भी अगर हम बैठते हैं तो बाजू में कौन बैठा है, कौन हम पे गिरेगा, कौन क्या करेगा, ऐसा लेडी बहुत सारी चीजें, दिक्कतें हैं जो शायद मेल को नहीं होती है। हाँ, उनको और चैलेंजेस होती है, बट जी। ऐसी कुछ चीजें आप बताना चाहोगे कि आपके करियर में जो आपने आप यहाँ तक पहुंची, उसके बीच में मोस्ट कुछ डिफिकल्ट चीजें हुई जो आपके साथ नेटवर्क मार्केटिंग में? सबसे पहले तो जैसे वही बीइंग अ फीमेल जो एक होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए। तो मैं जब भी कहीं जाती थी तो सबसे पहला जो चैलेंज था कि मुझे मेरा घर, मेरा कॉलेज, मेरी मौसी का घर, इन 3 जगहों के अलावा मुझे कोई वेन्यूज़ नहीं पता थे, मुझे कोई एड्रेस नहीं पता होता था। तो सबसे पहला जो चैलेंज आता था कि पहुँचेंगे कैसे? क्योंकि रास्ता ही नहीं पता होता था, कैसे जाना है, किस तरह से जाना है। ये एक था कि धीरे-धीरे करके निकलना शुरू किया और जब भी मैं किसी के घर जाती थी, तो स कभी भी मैं डबल स्टोरी मकान में नहीं जाती थी। मुझे डर लगता था और एंट्री के पहले मैं एग्ज़िट ढूँढती थी कि गेट अगर इधर से एंटर हम कर रहे हैं, तो मुझे एग्ज़िट किधर से होना है, बाहर कहाँ से निकलेंगे। ऐसा ऐसा डबल स्टोर मुझे लगता था कि जैसे डबल स्टोरी अगर ऊपर चले गए और फिर दरवाज़ा बंद हो गया, तो मुझे कूदना पड़ेगा और अगर कूदेंगे तो फिर चोट भी लग सकती है। तो कभी भी मैं डबल स्टोरी मकान में नहीं जाती थी। एंट्री के पहले एग्ज़िट ढूँढ लेती थी और जब भी मैं जाती थी, बातचीत शुरू करने के पहले मैं उन्हें बोलती थी कि देखिए मुझे मेरे भैया अभी छोड़ के गए यहाँ पे और अभी 1 घंटे बाद वो मुझे लेने आ रहे हैं। 1 घंटे बाद वो मुझे लेने आ रहे हैं। और अगर सामने कोई मेल पर्सन होता था तो जैसे वैसे तो हमारी इंडस्ट्री में हमें बोलते हैं कि जैसे भले आप बच्चे हैं लेकिन फिर भी आपको एक प्रोफेशनलिज़्म मेंटेन करना होता है। मतलब यू कैन नॉट कॉल समवन अंकल, आंटी, मामी, चाची। बट जब मैं प्लान शुरू करती थी और सामने मेल पर्सन होते थे तो मैं 8 से 10 बार उन्हें भैया बोलती थी। ये चीज़ें होती थी कि मतलब डर लगता था। अगर कहीं दूरी पे जाना है, डिस्टेंस ज़्यादा होती थी तो प्लान मीटिंग सेट हो गई है, उसके उसके साथ ही हमें सेट करना होता था, साथ में कौन जाएगा, ऐसी कौन-सी फीमेल है जिनकी टीम वहाँ पे हो, मैं उनको लालच दूँ कि चलो तुम्हारा बिज़नेस बिल्ड हो जाएगा, तुम्हारी भी मीटिंग कर देंगे, तो कोई साथ में होना ज़रूरी है। तो इस तरह से ये चीज़ें थी जो अपार्ट बिज़नेस मतलब आपको अपनी सेल्फ आप कह सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए आपको देखना होता था, जो आई थिंक अदर मेल पर्सन को नहीं होती है। और बिजनेस डेवलपमेंट में और कौन सी डिफिकल्टीज आई आपको? एक तो ये होता था, दूसरा मेरे पास जैसे मैं गाँव से थी तो यहाँ पे जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री स्टार्ट करी होगी आई थिंक एक जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके लोगों के अंदर एक फ़ियर है और बहुत बड़ी नेगेटिविटी है
कि अरे ये टोपी पहनाने का बिजनेस है, जोड़ने जाड़ने का बिजनेस है। और उससे भी बड़ी बात कि फीमेल्स को कभी भी इस इंडस्ट्री के लिए फिट नहीं माना जाता है। मीन्स अगर आप किसी के घर जा रहे हैं तो वो आपको अच्छी नजर से नहीं देखते, मतलब उन्हें लगता है अरे साबुन तेल मंजन बेचने आई हैं, बताने आई हैं, मतलब पता नहीं कैसा बैकग्राउंड होगा, पता नहीं ये पढ़ाई में जरूर खराब रही होगी या पढ़ने में, मतलब लगता है ना जो कुछ नहीं कर पाते। वो मुझे याद है यहाँ कि पे यस यस, मुझे याद है मेरे इंस्टीट्यूट में मेरा एक स्टूडेंट था, तो मैंने उन्हें अप्रोच किया उस स्टूडेंट को। तो उसने कहा मैम पेरेंट्स को बता देंगे तो काम हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो पेरेंट्स से मिलते हैं। तो मेरी हाँ, जो सीनियर थी मैं उन्हें लेके उनके घर में गई। अब वो एमटेक कर रही थी, हम लोग अच्छे बैकग्राउंड से अपना इंस्टीट्यूट चला रहे थे, और सबसे बड़ी चीज कि वो तो स्टूडेंट था। अब जब उसके घर पहुंचे और प्लान वगैरह सारी बातचीत शुरू हुई, तो उनके फादर ने हमें बहुत अच्छे से सुना, सब कुछ चाय पानी, क्योंकि स्टूडेंट है और मैम है उनकी। इसके हाँ, बाद उन्होंने अपने बेटे को सारी बात सुनने के बाद बोला कि देखो बेटा, इस बिज़नेस में वो लोग आते हैं जो कुछ नहीं कर पाते हैं, और तुम पढ़ाई पे ध्यान दो और तुम्हें पढ़ना है और ये बनना है, ये करना है। वो मुझे देख रही थी, मैं उन्हें देख रही थी, हमारे साथ क्या हो रहा है। आता है ना उस टाइम पे और ऐसा दैट वाज़ आता दैट है। वाज़ दैट वाज़ द डे जो मेरी अपलाइन थी, उन्होंने बिज़नेस क्विट कर दिया। उन्होंने कहा आई एम डूइंग एमटेक, और इतना सब कुछ ऐसा कैसे उसने बोला। और मतलब उस दिन के बाद से वो बिज़नेस में फिर नज़र नहीं आई। उन्होंने कहा कि ये बेइज्जती तो नहीं बर्दाश्त होगी। मैं अपना एग्जांपल बताना चाहूंगी। जब मैं इस बिजनेस में नई नई थी तो एक तो कहीं एक बार मैं मीटिंग करने के लिए गई और एक पर्सन ने मुझे कहा कि यू नो ये औरतों वाला बिजनेस है, और उनका जो मुंह था ये औरतों वाला बिजनेस है, ये दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, ये उनका सेंटेंस था। सो मुझे उस टाइम इतना गुस्सा आ रहा था कि इसको एक न यानी ये समझता क्या है अपने आप को। पर यस सुरभि, आपने जैसे कहा कि मैं भी टिक के रही, आप भी टिक के रहे। सो दैट्स द थिंग जहाँ पे आप अपनी सक्सेस में आगे बढ़ पाए, राइट? बिल्कुल। और मुझे याद है एक एक मीटिंग मैंने कराई थी, अपने ही गाँव में एक मीटिंग कंडक्ट करी थी स्कूल में। तो जब उस स्कूल में मीटिंग हो गई, सारे लोग आके बैठ गए, मैं पूरी 1-2 घंटे से तैयारी, सारे लोगों को इन्विटेशन करना। तो जो हमारे गेस्ट थे, अपलाइन थे, वो जब आए, तो बाहर उन्होंने देखा कि जो हॉल के बाहर बहुत सारे फुटवियर्स उतरे हुए हैं, बहुत सारी चप्पलें उतरी हुई हैं। तो फिर उन्होंने एंट्री की, और जैसे ही वो एंटर करते हैं, पहला ही अपना फुट स्टेप उन्होंने अंदर डाला, तो वो मेरी तरफ सरप्राइज़्ड होके देखते हैं, कहते हैं, "सुरभि, इस गाँव में कोई पुरुष नहीं है क्या?" तो अचानक से मैं सरप्राइज़ हुई और मैंने अंदर झाँका। जब मैंने अंदर झाँका तो देखिए सारी फीमेल्स थी, वहाँ पे सिर्फ़ 2 मेल थे, और जब उन्होंने ये बात सुनी तो एक-एक करके दोनों गायब। तो मुझे ऐसा लगता है बीइंग फीमेल, ये ईज़ी होता है कि आपको देख के फीमेल्स को इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि मुझे भी इंस्पिरेशन किसी न किसी फीमेल से मिली थी। आपको मैं देख के इंस्पायर होती हूँ। और जब आप इलाहाबाद आए थे, मतलब वो टाइम मेरा 70-80 हज़ार का चेक था, और आज की डेट में 3,30,000 का चेक है। तो बिल्कुल आप लोगों की जब स्टोरी सुनती हूँ और लगता है आप लोगों ने भी वही चैलेंज फेस किया है, तो व्हाई नॉट मी? मुझे भी कोई चैलेंज। और सुरभि वो टाइम भी, यानी इंडिया में एक मेल ईगो भी एक है, यानी उनको लगता है कि औरतें हमें बिजनेस किस तरह बता सकती है। नो डाउट ये जमाना बदल रहा है, बहुत कुछ चेंज हो रहा है। आजकल के बच्चे तो कहते हैं कि दोनों, अगर फीमेल घर का काम करती है तो मेल भी करने चाहिए। पर ये जनरेशन अभी आ रहा है। बट जो जनरेशन से हम सब निकल के आए हैं, तो वहां पे यस, ये चैलेंज मुझे भी बहुत बार आई कि कोई मेल को अगर आपको अप्रोच करना है तो उनको लगता है कि मालूम नहीं इनको क्या आता होगा। सो इट्स ओके, राइट? उसमें से भी रास्ते हम सब ने निकाले, राइट? सो बिल्कुल। सो ये आपके करियर में सबसे ज्यादा चैलेंजेस चीजें रही, राइट? यस, यस। ओके। मुझे और एक चीज जाननी थी कि जब आप इस बिजनेस में आए तो जो पहला 1 साल था आपका, जी, जी। तब तब आपने किस तरह काम किया? क्या आपका तरीका था काम करने का? क्योंकि मैं बताऊँ, 21 साल, 22 साल के बच्चे आजकल उनके पास बहुत कुछ करने के लिए है। हुँ। बहुत सारी चीज़ें नहीं, उस टाइम पे भी, यानी तब भी फेसबुक नया-नया था, बहुत सारी चीज़ें, वो गेम्स खेलना एंड गप्पे मारना, बहुत कुछ था। बट इन सब के बीच में आपने क्या काम किया, या फिर बिकॉज़ आप लकी थे तो आपको सक्सेस मिल गई? मैं आपका पहला 1 ईयर वो जानना चाहती हूँ।
एक्चुअली मुझे जो लगता है कि लकी होना ना होना ये आपके हाथ में होता है। आप ही खुद को अपने कर्मों से, कहते हैं कर्म की रेखा जो होती है, वो आपकी भाग्य की रेखा को बनाती है। तो जब मैं आई थी तो सबसे पहली अच्छी बात मुझे जो लगता है मेरे साथ ये रही कि मैं फ़ोकस्ड थी, मुझे पता था कि मुझे क्या करना है और क्यों करना है। और क्योंकि अपने बचपन में फाइनेंशियली चैलेंजेस देखे थे, मम्मी को बहुत हार्ड वर्क करते देखा था, मतलब स्कूल में पढ़ाती थी, फिर स्कूल के बाद स्कूल में रुक के ट्यूशन पढ़ाती थी, फिर घर आके अगेन वो ट्यूशन पढ़ाया करती थी। तो वो जो मैंने देखा था कि पैसों के लिए, थोड़े-थोड़े पैसों के लिए कितना ज़्यादा हार्ड वर्क। तो मुझे लगता है कि अगर आपने लाइफ में कभी भी स्ट्रगल करी है, देन आपको हर चीज़ की वैल्यू पता चलती है। तो मैं अपने लोगों से भी यही बोलती हूँ कि आपको चीज़ें ज़रूर मिले, लेकिन आसानी से कुछ भी ना मिले। ताकि आपको हर चीज़ की कीमत पता हो, कि आपको ये पता हो कि ये चीज़ें कैसे अचीव करी जाती हैं। तो ऐसा नहीं था लकी थी, बस ये था कि पैशन था करने का। कभी भी उन लोगों की राय नहीं मानी जो इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानते थे और फेलियर थे। यानी हमारे साथ क्या होता है, मे बी आप अगर कामयाब होना चाहते हैं, 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, तो आप राय उन लोगों से ले लेते हैं जिनको इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने ये गलती नहीं करी। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको किसी डॉक्टर से ही राय लेनी है। आप किसी फार्मर से पूछेंगे तो उसे नहीं पता। आपको एडवोकेट बनना है तो डॉक्टर नहीं बता सकता। तो सही लोगों से राय लेना, ये मैंने एक चीज़ हमेशा कंटिन्यू करी कि मैं उत्तम सर के कॉन्टैक्ट में हमेशा रहती थी और उत्तम सर मुझे जो गाइड करते थे, विवेक सर मुझे जो गाइड करते थे, हाँ, मैं बिल्कुल सबमिशन था मेरा। सबमिशन यानी घुटने टेक देना कि आई एम नथिंग, जो आप बोलोगे, क्योंकि मेरा ड्रीम है 1 लाख रुपए कमाना। तो आप जो कहेंगे, अगर कहेंगे कि दिन नहीं रात है, तो मैं बोलूँगी रात है, लेकिन मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैंने हमेशा अपने अपलाइन्स की बातों को फ़ॉलो किया, सफल लोगों से राय ली। कोई भी चैलेंज आता था, तो मैं उनसे डाउट को क्लियर करती थी। बहुत सारे लोगों के साथ चैलेंज आता है, जब उन्हें कोई भी चैलेंज आता है, तो वो क्लियर बिना किए क्विट करते हैं। वो बिना यस, यस। अपलाइन से कंसल्ट किए ही किसी ने कह दिया ऐसा होता है इस इंडस्ट्री में, उन्होंने मान लिया, हुँ, उनकी राय मानी जिनको कुछ नहीं पता इस इंडस्ट्री के बारे में, और वो चले जाते हैं। तो मैंने ये नहीं किया, चैलेंज आ रहे थे, अपलाइन से बात कर रही थी, विवेक सर से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया ये तो होता है, ये तो ऐसा मेरे साथ हुआ, मेरे साथ, तो मैंने कहा उनके साथ हुआ है तो मेरे साथ भी हो रहा है, तो कुछ सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा सही जा है। रहा है। और रूटीन क्या होता था? आपका वर्क का रूटीन कैसे होता था फर्स्ट 1 ईयर? जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट ईयर जैसे मेरा इंस्टीट्यूट भी था, तो सुबह 8 बजे मुझे इंस्टीट्यूट पहुँचना होता था। 8 बजे से लेके 5 बजे तक मुझे इंस्टीट्यूट में होना होता था। इस दौरान बीच में जो लंच पीरियड होता था, उसमें मैं कुछ लोगों को ऑफ़िस ही बुला के, इंस्टीट्यूट बुला के मैं प्लान शो कर दिया करती थी। और बाकी जब मैं उधर से निकलती थी इंस्टीट्यूट से 5 बजे, तो मैं 2 से 3-4 प्लान, मैं 8 बजे तक जितने भी प्लान कर सकती हूँ, 2 से 3-4 जितने भी मैं कर सकूँगी, वो प्लान करते हुए ही मुझे घर आना है। और मुझे पता है उस टाइम पे मेरी मदर मुझसे बहुत नाराज़ थी कि तुम हमेशा 8 बज जाता है, तुम्हें 7 बजे के अंदर घर आना है, 7 बजे के अंदर घर आना है। तो और मैं कभी नहीं आई। उनकी बात एक तरफ से सुन के, एक तरफ से निकालना, रीज़न ये था कि जो मुझे दिख रहा था वो उन्हें नहीं दिख रहा था। और मुझे लगता है अगर मैंने उनकी बात मानी भी होती तो भी बेस्ट डॉटर ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड मुझे नहीं मिलना था। लेकिन हाँ, मुझे ये पता था कि अगर 1-2 साल मैंने उनकी बात नहीं सुनी, तो ऑफ कोर्स 2 साल बाद मुझे वो बोल सकती हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू। और आज की डेट में मेरी मदर स्कूल में टीचर हैं, और अगर वो स्कूल जाती है और मैं घर पे हूँ, तो हाँ। मैं कभी उनको ब्लैक कलर की आई-20 से स्कूल छोड़ने जाती हूँ, कभी रेड कलर की ऑडी से जाती हूँ, कभी व्हाइट कलर की सियाज से जाती हूँ। और जब मैं उन्हें ड्रॉप करती हूँ स्कूल पे, तो जो उनका स्टाफ होता है, जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं और वो देखते हैं कि और पूछते हैं मम्मी से कि ये कौन है? तो मेरी मदर बहुत प्राउड से कहती हैं शी इज़ माय डॉटर। तो मुझे लगता है आज उन्हें प्राउड हो रहा है मेरे ऊपर। लेकिन अगर उस समय मैंने उनकी बात मानी होती कि 7 बजे ही घर पहुँचना है और मैं पहुँच जाती, तो कुछ नहीं होता। तो कई बार ऐसा होता था गेट की बाउंड्री जो थी बहुत छोटी थी, तो मैं स्कूटी पहले ही बंद कर देती थी और लाके चुपचाप खड़े करना, अगर दरवाज़ा खुला है बाउंड्री डाल के अंदर आ जाना और फिर ये कहना कि मैं तो 1 घंटे से आई हूँ। जब वो हाँ, अचानक से देखती थी। जुगाड़ कर लेना कुछ भी करके। यस। ये एक्चुअली मुझे ये पता है अगर आप सही रास्ते पे हैं, अगर आप सही हो, तो आपको हो सकता है बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट भी जाना पड़े तो दिक्कत नहीं है, आप जाइए। आप चैलेंज को लीजिए। आपको हो सकता है आप सारे लोगों की सहमति अगर आप लेना चाहेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। आप इनसे भी परमिशन लेटर लेंगे, पेरेंट्स से भी, समाज से भी, इनसे भी, भैया से भी, फ्रेंड से भी, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा कभी। तो वो मुझे पता था कि वो चैलेंज जो है वो टाइम बिंग है। जब मैंने विदिन अ ईयर अपनी पहली कार ली, फिर कार में आना-जाना शुरू किया, जिस दिन मैंने कार ली मेरी मदर को पता भी नहीं था कि मैं कार ले रही हूँ। और जब कार अच्छा। आई दरवाजे पे तो उन्होंने पूछा किसकी? मैंने कहा अपनी कार। तो हाँ, तब से उन्हें पता चला कि ये जो कर रही थी, ये जो बात नहीं सुनना, मनमानी करना, तो वो सही था।
ओके, और यानी बेसिकली बहुत सारे बच्चे बात नहीं सुनते हैं, मनमानी करते हैं, इसलिए कि वो इधर-उधर घूम सके। आपने बात नहीं सुनी और मनमानी थोड़ी-सी की, वो इसलिए कि आप एक सही करियर अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए बना सके, राइट? डेफिनेटली बहुत सारे लोग नहीं सुनते एक्चुअली। मैं अकेली नहीं हूँ जो नहीं सुनती, हजारों हैं, लेकिन आप किस लिए के नहीं सुनते? एवरीवन, माय सन ही इज आल्सो लाइक अभी उसके भी एज समझ लीजिए अराउंड 23 के आसपास है। ठीक है, नो डाउट वो बहुत दूर रहता है, वो तो ज्यादा, पर वो कहता है मम्मा मैं अभी छोटा नहीं हूं तो तुम मुझे बार बार कहोगी। सो एवरीवन, जैसे आज वही आज के दिन में मेरे पापा अगर मुझे कुछ कहते हैं तो मैं पहले सुनती हूँ, क्योंकि हम वो माइंडसेट से बड़े हुए हैं और आज का जो जनरेशन है वो डिफरेंट है। आप जो कह रहे हो एवरीवन इज लाइक, सबको लगता है मेरी अपनी लाइफ है, पर वो अपनी लाइफ को सही जगह कौन ले जा रहा है वही अल्टीमेटली लाइफ में बिल्कुल जीतता है मेरे सही, हिसाब से, राइट? बिल्कुल सही, यस मैम। अमेजिंग, बहुत मजा आ रहा है मुझे आपसे बात करके। यानी इट्स लाइक कि एक मेरी यंग एज और एक रिफ्रेशर आप कहते हैं वो मुझे फील हो रहा है। मुझे ये जानना है कि जब ऑडी आई एंड ऑडी लेके सुरभि बाहर निकली, तब जो माहौल था, जो लोग थे, जो देखने वाले, चाहने वाले, ना चाहने वाले, जो एप्टेक वाली आपकी फ्रेंड, उन सबका क्या दृष्टिकोण था, उनका क्या कहना था, उनकी नजरें क्या थी, उनका फेस क्या था? सबसे पहली चीज़ तो जब मैंने ऑडी ली थी, जैसे विवेक सर ने कहा कि तुम्हें ऑडी लेनी है, ऑडी अचीवर बनना है, तो मैंने कहा ठीक है सर लेना है। और उन्होंने बोला था कि ऑडी लेने से आपका चेक जंप करेगा, और विदिन 6 मंथ मेरा चेक 1 लाख प्लस जंप भी किया। मतलब 2 लाख से वो सवा 3 साढ़े 3 लाख का चेक पहुँचा। और जब ऑडी ली थी, ऑडी के पहले मतलब मैं और मेरे बड़े भाई भी मेरे बिज़नेस में मेरे अपलाइन हैं, और आज हमारी फैमिली इनकम लगभग साढ़े 6 लाख से ज़्यादा है। तो जी, तो मैं और मेरे भाई एक बार, मेरे एक जीजा जी थे, उनको हम प्लान देने गए थे और हम लोग प्लान वगैरह दे के आए। मैं दोनों ही गए थे, भाई भी, मैं भी। और जब हम लौट आए वहाँ से, तो नेक्स्ट डे मेरी दीदी का फ़ोन आया कि ऐसा है, आप प्रोडक्ट ले जाओ। एक्चुअली वो इन्होंने बोला है प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना, आप आके प्रोडक्ट ले जाओ। तो एक तो रिलेटिव थे, उन्होंने पेमेंट नहीं करी थी, और हमें संकोच में पेमेंट माँगना कि जीजा जी से कैसे पेमेंट माँगेंगे, तो पेमेंट हमने माँगी भी नहीं। और प्रोडक्ट फ्री में दे के आए थे, और वो भी उन्होंने बोला कि ले जाओ नेक्स्ट डे। तो बहुत बुरा लगा, तो मेरे भाई ने बोला मैं नहीं जाऊँगा, तुम जाके लेके आना। तो मैं गई नेक्स्ट डे, प्रोडक्ट वगैरह लेके आई, और ये था कि चलो नहीं कर रहे हैं। जब मैंने ऑडी ली, ऑडी के 1 महीने बाद मेरे जीजा जी ने फेसबुक पे देखा कि मेरी पिक लगी हुई है ऑडी के साथ। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, और मैं सुबह-सुबह कहीं मीटिंग कर रही थी, तो उनका कॉल आया। उन्होंने पूछा कहाँ हो? मैंने कहा कि मैं मीटिंग में हूँ। उन्होंने कहा ये बताओ, फेसबुक पे एक पिक देख रहा हूँ और इस पे पीछे ऑडी लगी है, तो ये किसकी ऑडी है? तो मैंने कहा मेरी ऑडी है। उन्होंने कहा तुमने ऑडी ले ली? मैंने कहा हाँ, मैंने ऑडी ले ली। तो पहले तो वो बहुत सरप्राइज़्ड हुए, और उसके बाद बोलते हैं कि अच्छा तुम ऐसा करो, शाम को घर आओ सबसे पहले और मुझे बताओ ये बिज़नेस क्या है और मुझे ये बिज़नेस करना है। ग्रेट। तो हाँ, इस तरह से लोगों का नज़रिया बदलता है कामयाबी मिलने के बाद। मुझे याद है कि मैं एक अपने मेरे डिस्ट्रीब्यूटर थे, और क्योंकि वो अच्छे बिज़नेसमैन थे, बहुत अच्छा बिज़नेस था, बहुत बड़ा सेटअप था उनका। तो जब मैं जाती थी स्कूटी से, तो क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स होते थे, बहुत अच्छी उनकी शॉप चलती थी, तो मुझे इंतज़ार करना होता था। यानी कि मैं पहुँची उनके शोरूम पे, तो किनारे बैठ के वेट कर रही हूँ, और वो अपने सारे काम निपटाने के बाद, हाँ मैम बताइए, ये होता था। तो जब मैं ट्रिप गई, फॉरेन ट्रिप गई, और फॉरेन ट्रिप का उन्होंने फ़ोटोग्राफ देखा मेरा, और मैं गई और मैंने अपनी पहली कार ले ली थी, और ओके। व्यक्ति भी वही था, सब कुछ वही था। अब मैं फॉरेन ट्रिप अचीवर थी और मैं कार से गई उनके घर। तो वो अक्सर मुझे चाय जब पिलाते थे, तो वो बाहर से चाय मँगाते थे, और वो जो डिस्पोज़ल होती है, वो डिस्पोज़ल जिसमें देते हैं, तो मैं बाहर कॉर्नर में बैठती थी, और वो मुझे डिस्पोज़ल में चाय पिलाते थे। उस दिन जब मैं पहुँची उनके घर, कार से पहुँची, खुद ड्राइव करके पहुँची, तो सबसे पहले तो जैसे ही मैंने वो खोला उनका शोरूम, काँच का वो था, जैसे ही मैं खोल के एंटर करती हूँ, वो अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं। तो मुझे लगा किसी और के लिए खड़े होंगे, क्योंकि मेरे लिए खड़े होना, तो मेरे पुराने एक्सपीरियंसेस थे, तो मुझे लगा कोई होगा अगल-बगल। जब साइड वाइड देखा तो कोई था ही नहीं। मैंने कहा अरे ये तो मेरे लिए खड़े हुआ है। फिर मैम आप यहाँ गए थे ना? मैंने कहा यस मैं गई थी। मैम ये कार भी आपने ली है ना? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने जो अपनी सामने स्पेशल चेयर थी बड़ी-सी, उस चेयर को आगे किया, मैम बैठिए। फिर उन्होंने अपनी वाइफ को बुलाया, और वाइफ को बोला अंदर से चाय बना के लाओ। सारे वर्कर्स थे, सारे उनके कस्टमर्स भी थे, लेकिन उन सबको साइड करके
वो हाँ। मेरी बात सुन रहे थे और मैम कैसे वहाँ पे हुआ था, क्या-क्या देखा, क्या-क्या नहीं देखा। तो मैंने ये देखा ये बंदा वही है। ये बंदा वही है जो डिस्पोज़ल में चाय पिलाता था और मुझे कहता था वेट करो। ये बंदा वही है, लेकिन आपकी कामयाबी मिलने के बाद सच में लोगों का नज़रिया सब कुछ बदल जाता है, सारी चीज़ें बदल जाती हैं। मैं ऑडी में चलती हूँ, इलाहाबाद में इवन आप मेरे कभी गाँव आएँगे पीपल गाँव, मेरे गाँव में कोई भी लड़की कार नहीं चलाती। आप अगर मेरे गाँव आके सिर्फ ये पूछें कि आपको उस लड़की के घर जाना है जो कार चलाती है, लोग आपको मेरे घर के दरवाज़े आके छोड़ के जाएँगे। हाँ। और वाह! अगर आप मेरे शहर में जाएँगे तो ऑडी, मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू, जगुआर सारी कार्स हैं, लेकिन किसी के पति की हैं, किसी के पिता की हैं। लेकिन मुझे प्राउड होता है कि मैंने कार खुद से ली है, अपने पैसों से ली है, तो मुझे भी लगता है कि एक अच्छा अचीवमेंट है। मैं कानपुर में गई थी एक मीटिंग करने, तो जब हमें जहाँ स्टे करना था, वहाँ पे उनके पास पार्किंग नहीं थी ऑडी की। ऑडी लंबी भी थोड़ी थी, तो उन्होंने कहा, "मैम हम पड़ोस में किसी के यहाँ से बात हो गई, उनके यहाँ कराएँगे।" तो जब वो मुझे लेके जाने लगे, तो मैंने देखा कि उन्होंने बताया मुझे कि उनकी अपनी खुद की एक वैगन आर है, वो उसे कहीं और करेंगे और आपकी कार खड़ी करेंगे। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मेरी कार के लिए वो अपनी कार हटाएँगे। मैंने कहा सर मैं ये नहीं कर सकती। मैं चलिए हम कहीं और पार्क करेंगे, मैं रिटर्न आ गई। जब उन्हें पता चला मैम रिटर्न चली गई, वो बंदा दौड़ के उनके घर पहुँचा। हम ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। कहा मैम प्लीज़ आप अपनी कार मेरे दरवाज़े पे पार्क कर दीजिए। तो मुझे लगा ये रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है? ये अपनी कार कहाँ खड़ी करेगा? तो हाँ। जब उसने रिक्वेस्ट करी मैं समझ गई अरे ऑडी की बात हो रही है। ये ऑडी चाहते हैं इनके दरवाज़े खड़ी हो। फिर मैं जब ऑडी में बैठी, वो बंदे बैठे जिन्होंने कहा मैम चलिए पार्क कराते हैं। तो उस मोहल्ले, उस कॉलोनी के जितने बच्चे थे, हाँ। मैं गाड़ी लेके सारे बच्चे कैमरा लेके, मोबाइल लेके सब आगे-आगे, मैं पीछे-पीछे मतलब वो एक्सपीरियंस एकदम अलग एक्सपीरियंस था और मैं वेस्टीज को थैंक यू बोलती हूँ। विवेक सर को थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दिया कि आज बिल्कुल बिल्कुल अलग लाइफ़ है। सुरभि पर यू नो द बेस्ट थिंग इज अभी देखो ना हम दोनों बातें कर रहे हैं। मेरे को यस। ये बताओ कि ये जो चीजें हमें मिली लाइफ में आपको जो एक्सपीरियंसेस मिले उसके लिए अगर थोड़ी ना सुननी पड़ी, थोड़ा सा हुँ। लेट अगर आप घर पहुंचे ना, अगर किसी ने हमारे पे थोड़े से नाक चढ़ाया, ना बोल दिया या प्रोडक्ट वापस लेने के लिए बोल दिया, तो इट्स वर्थ आई थिंक। मैम कुछ भी नहीं है। एक्चुअली इसके बदले जो आपको मिल रहा है, इसके बदले जो आपको मिल रहा है वो इतना बड़ा है कि उसके सामने ये सारे चैलेंजेस बहुत छोटे हैं। ये छोटे-मोटे रिजेक्शन आप सोचो मैं कहती हूँ मुझे तो कोई बोलता है मैं कहती हूँ भाई तुम देश के प्रधानमंत्री हो कि तुम्हें कोई रिजेक्ट नहीं करेगा। सोचो आप जब कभी इंटरव्यू में गए थे तो क्या पहली बार सिलेक्शन हुआ था? नहीं हुआ था। आप उन प्लेयर से पूछो ना जो टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए कब से तैयारी कर रहे हैं, कब से खेल रहे हैं। आप शादी के लिए देखने जाते हजारों हैं, घंटों हजारों घंटों तैयारियां करते हैं। इवन हज़ारों घंटे पीएम भी देखो ना, अगर पीएम को वोट्स मिले हैं तो आधे मिले हैं ना, आधों ने तो ना ही बोल दिया उनको। ना ही बोल दिया, कितनी सारी पार्टीज़ हैं, रिजेक्शंस रहते हैं। आप देखिए जो सेलिब्रिटीज़ हैं, आप तो मुंबई से हैं, कितने सारे लोग वहाँ करियर बनाने आते हैं, कितने रिजेक्शन वो झेलते हैं। तो रिजेक्शन तो हमारी लाइफ का पार्ट है। एक सब्जी वाला भी सब्जी बेचने जाता है ठेले पे तो वो 10 घरों में चिल्लाता है और कोई 1-2 निकल के सब्जी खरीदते हैं, बाकी 8 घर नहीं खरीदते। लेकिन वो क्या है, उसे पता है कि उसके बिज़नेस का नेचर है। एक कपड़े वाला अगर कपड़े दिखा रहा है आपको, उसे पता है कि 10 लोग आ रहे हैं तो 10 नहीं खरीदेंगे। खरीदेगा कोई 1 या 2 बाकी 8 देखने के लिए आ रहे हैं। मेंटली ही इज़ प्रिपेयर्ड। बट यहाँ पे जब हम आते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा होती हैं कि मुझे कैसे मना कर दिया। यस। रातों रात सब मिल जाएगा, इट्स लाइक रातों दैट। रात समझ आए। एक्चुअली मुझे क्या लगता है ना क्योंकि आपके ऊपर एक अपलाइन होता है, जो आपको कहता है कि आप ऐसा करें, तो उन्हें लगता है कि ये बिज़नेस तो इसके लिए कर रहे हैं। ये हाँ, बिज़नेस तो इन्हीं के लिए कर रहे हैं। वो काफ़ी टाइम लग जाता है इस बिज़नेस को अपना बिज़नेस मानने में कि ये बिज़नेस मेरा है और मैं अपने सपनों के लिए इसे कर रहा हूँ। तो ये मानने में देर लगती है इसलिए लोग अच्छी शुरुआत नहीं कर पाते। वो इसे अपना बिज़नेस नहीं मान पाते। बहुत बहुत बढ़िया और बहुत सही बात बोली। एक्चुअली ये बिजनेस ही है एंटरप्रेन्योरशिप का। बट हमारे इंडिया में एक हमारा साइकोलॉजी बन गया है कि भाई तुमने 50 लाख, 1 करोड़, 10 लाख, 20 लाख इन्वेस्ट किए हैं तभी तुम्हारा बिजनेस है। अगर इन्वेस्ट नहीं किया है तो वो थोड़ी बिजनेस हुआ। चला तो ठीक है, नहीं चला तो भी ठीक है। इट्स लाइक दैट। सो यस। आपने ये बहुत अच्छी बात बोली कि अपना बिजनेस समझना बहुत जरूरी है। और मुझे और एक चीज जाननी है, वो आपकी जो एपटेक वाली फ्रेंड थी जिसने हाँ। उस दिन क्विट कर दिया, वो जी। आपको मिलती है आजकल?
वो एक्चुअली हमारा एक आध साल के बाद ही फिर वो कहीं और चले गए, हम कहीं और चले गए और मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम से हम कॉन्टैक्ट में भी नहीं है। मुझे लगता है जब भी हम कॉन्टैक्ट में आएँगे, उनको ये पता चलेगा तो वो बहुत खुश होंगी, सरप्राइज़्ड बहुत होंगी सबसे ज़्यादा सरप्राइज़्ड होंगी। येस, एब्सोल्युटली येस। यस, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। और एक जो चीज मैं पूछना चाहूंगी, ये सुबि, मैंने आपको जितना स्टडी किया है, आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की एक बहुत अच्छी स्टूडेंट रही है। येस, यानी यू नो, आपके पास, यानी जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि इस बिजनेस में आपको ये नहीं पूछा जाता कि आप दिखने में कैसे हो, लंबे हो, छोटे हो, काले हो, गोरे हो, बोलना आता है, नहीं आता है। ये बिजनेस आपको सब कुछ सिखा सकता है। और येस, आई येस। थिंक यू आर वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ दिस बिजनेस। तो एजुकेशन का क्या महत्व है नेटवर्क मार्केटिंग में? और यंग बच्चे, उनको लगता है मुझे थोड़ी सक्सेस मिलती है, उन्हें लगता है कि मुझे सब कुछ आता है। सो मुझे लगता है आप अभी भी सीख रहे हो, तो क्या एजुकेशन का क्या मतलब है इस बिजनेस में? मैम एजुकेशन का तो मैं देखती हूँ आप लोग सीख रहे हैं, जो 1 करोड़ की इनकम पे वो सीख रहे हैं, विवेक सर सीख रहे हैं, हर कोई तो सीख रहा है, जो 40 लाख कमा रहा है, जो 30 लाख कमा रहा है, जो 12 लाख कमा रहा है, हर कोई सीख रहा है, तो हमें क्यों नहीं सीखना है? और बिना सीखे तो आप कमा नहीं सकते हैं, मतलब जिसकी लर्निंग होगी, अर्निंग वही कर पाएगा। तो आपको तो और कहते हैं लर्निंग इज़ एन एंडलेस प्रोसेस, आप पूरे जीवन सीखते हैं और इस इंडस्ट्री में तो सीखने का महत्व इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आपने बचपन से लोगों को ट्रेडिशनल बिज़नेस करते हुए देखा होगा, जॉब करते देखा होगा, तो ये इंडस्ट्री भी आपके लिए नई है। इसके कल्चर को समझने में, जानने में आपको बिल्कुल आप अगर ट्रेनिंग में नहीं आएँगे, तो आप इस खूबसूरत इंडस्ट्री से वंचित रह जाएँगे। इतने सुंदर दुनिया से आप बिल्कुल अलग रह जाएँगे और आपको पता नहीं चलेगा कि लाइफ़ में आपने मिस क्या कर दिया। आप 20-25 हज़ार की नौकरी के लिए लोग 20-25 साल पढ़ाई करते हैं, 25-30 लाख रुपए इन्वेस्ट इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इन्वेस्ट तो ये होगा जो रिटर्न देगा आपको। मुझे तो लगता है वेस्ट कर देते हैं। मतलब 25 से 30 लाख रुपए आप डाल रहे हो, 25 साल का टाइम दे दिया, फिर उसके बाद वन डे एग्ज़ाम, ये इंटरव्यू, वो इंटरव्यू, पता चला यहाँ से सेंटर साउथ में डाल दिया गया। आप रात भर जग के मुझे तो स्टूडेंट्स मिलते हैं बताते हैं कि मैम मैं वहाँ गया था 24 घंटे और जनरल बोगी में गया था वो टेस्ट वो एग्ज़ाम देने के लिए। इतने सारे टेस्ट, इतने सारे एग्ज़ाम्स, इतने सारे रिजेक्शन और रिज़ल्ट ज़ीरो। सिर्फ मैं अगर यूपी की बात करूँ कि यूपी में 25 लाख स्टूडेंट पर ईयर ग्रेजुएट होते हैं। अब 25 लाख वैकेंसीज़ नहीं आ रही हैं, 1 लाख नहीं आ रही हैं, तो बाकी 24 लाख जा कहाँ रहे हैं लोग? बेरोज़गारों की संख्या बढ़ रही है, यानी हम पे नहीं करना चाह रहे हैं। हम सीखना क्यों नहीं चाह रहे हैं? सीखने में क्या बुराई है? आपने 25 साल पढ़ा है और ज़ीरो रिज़ल्ट के लिए पढ़ा है। सिर्फ बेरोज़गारों की लिस्ट में आपने बाढ़ लगा दी है। ग्रेजुएट होने के बाद आपने सिर्फ बाढ़ लगाई है। तो सीखने के बिना तो आप यहाँ पे कुछ भी अचीव नहीं कर सकते और जब आप लोग सीख रहे हैं, सब सीख रहे हैं। मैं देखती हूँ बाली सर भी सीख रहे हैं, दीपक सर सीख रहे हैं, सब सीख रहे हैं। तो सीखना तो है ही है। बिल्कुल, सीखना बंद तो जीतना बंद। सीखना ज़रूरी है। सीखना बंद तो जीतना बंद, बहुत अच्छी बात बोली। दूसरी बात ये भी है कि अ, जब आप बहना बंद कर देते हैं, तो वो कहते हैं ना कि आपका आपके आपके आपकी ग्रोथ भी बंद हो जाती है। तो वो इस कहते हैं वो सड़ा हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों रुक जाते हैं। तो रुकना नहीं है, चलते रहना है, डेफ़िनेटली सीखते रहना है क्योंकि सीखना ज़रूरी है और वो टीवी पे इंडियन गवर्नमेंट भी कहती है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। सही बात है। बहुत पढ़ेगा नहीं तो फिर वहीं खड़ा रहेगा। कोई नहीं खड़ा रह सकता है, राइट। फिर भी मुझे ये बताओ कि इतने लोग आपके साथ जुड़े होंगे उस टाइम, आपके साथ जुड़े होंगे या फिर आपके क्रॉस लाइन में जुड़े होंगे, इलाहाबाद में जुड़े होंगे, यूपी में जुड़े होंगे, उसमें से बहुत लोग आज दिख भी नहीं रहे होंगे। बहुत से यस, यस, लोगों ने क्विट किया होगा। यस, बहुत सारे लोग शायद छोटी-छोटी वो कहते हैं ना कि लालच में आके कहीं इधर-उधर भटक गए होंगे, बट आज भी सुरभि वहीं खड़ी है, यस। स्ट्रॉन्ग बन के खड़ी है, एंड आई नो कि आगे बहुत बड़ी दुनिया तुम्हारे सामने खड़ी है। सुरभि, तुम्हारी कुछ स्पेशल चीजें मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहती हूँ। क्यों सुरभि सबसे अलग है? मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ। अगर काम की बात आती है तो काम मुझे नहीं याद है कि जब अभी जैसे हम जब से लॉकडाउन में हैं, तो लॉकडाउन में
लॉकडाउन वो टाइम है जब मैंने 3 मील्स इन अ डे लिया है। अदरवाइज़ लंच मैंने मुझे याद नहीं कि मैंने कभी टाइम पे भूख लगने पे मैंने खाना खाया है, ये मुझे याद नहीं है। मतलब ये नेटवर्कर्स की लाइफ़स्टाइल होती है। मैं अपने लीडर्स को बोलती थी कि आप अपने साथ हमेशा जो अपना एक्सट्रैक्ट एफ है उसे रखें, क्योंकि मुझे पता है जो मेरे साथ हो रहा है वो टीम के साथ होता है। लीडर्स हमेशा कहीं मीटिंग में होते हैं, ट्रैवल में होते हैं, तो लंच का टाइम होता है, भूख लगती है और खाने को नहीं होता। कई बार खाना नहीं होता है, कई बार टाइम नहीं होता है। ऐसा होता था, तो मैं बोलती थी हमेशा कैरी करिए और जब भी आपके पास टाइम ना हो आप इसे खा लीजिए। तो मैं हमेशा हार्ड वर्किंग रही हूँ, मेरी हंगर हमेशा सक्सेस के लिए रही है कि सक्सेसफुल होना है, और उसके लिए फिर आपको सफल होने के लिए जो बनना पड़ता है फिर वो बनेंगे, छोड़ना पड़ता है छोड़ेंगे। मैं फोकस्ड रही हूँ अपनी ड्रीम को लेके, इधर-उधर जैसे शादी में जाना, ये सारी चीज़ें मैंने मैंने बताया कि मैं स्टूडेंट लाइफ से ही हमेशा अपनी पढ़ाई को भी लेके बहुत फोकस थी। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें, मुझे पता है जो मिलने जा रहा है वो इतना बड़ा है कि जब वो होगा, तो ये चीज़ें लाइफ में रूटीन हो जाएँगी आपके लिए। आपके लिए ये चीज़ें जब आप चाहोगे तब आप इसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन करियर बनाने का टाइम आज है। अगर आज आप सफल नहीं होते हैं, तो आप कुछ भी, जैसे होता है ना कि जैसे फीमेल्स को लगता है अगर 20,000 वाली साड़ी पहन ली तो सब आपको फोकस करेंगे। मुझे लगता है कि अगर आप किरण बेदी हो, तो आपने क्या पहना है वो फैशन बन जाता है। जैसे जब मैंने आपको देखा था, आपने मुझे अपने एक सीएसएस में बताया था कि जब आप नए-नए आप मुंबई आए थे, तो आपका ड्रेसिंग सेंस को लेके लोग मज़ाक उड़ाते थे। आपके मेकअप को लेके कुछ आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स होते थे, वो कहते थे आपको ये नहीं आता। बट nowadays what is happening right now, we are following you, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका मेकअप, आप कैसे तैयार हो, मतलब आपने कुछ भी पहना वो स्टाइल बन जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को वो पर्सनालिटी बनाना है कि जो आप पहन लो वो फैशन बन जाए, वो ट्रेंड बन जाए, लोग आपको फॉलो करें। और इसके लिए जरूरी है कि आप पहले वो बने। आज की बात अगर मैं बात करूँ, सचिन कुछ भी पहन ले, मार्क ज़ुकरबर्ग 2 से 3 टी-शर्ट में रेगुलर आता है। अगर मैं बात करूँ बराक ओबामा, 2 उसके पास सूट लेंथ हैं, वो हमेशा उन्हीं 2 सूट लेंथ पे ही नज़र आते हैं। तो आप कुछ बन जाएँ, आप कुछ बने, जो आप करेंगे, अगर आप नंगे पैर चल रहे हैं, लोग कहेंगे यही फैशन है, फॉलो इट। लोग आपको फॉलो करेंगे, लेकिन तब जब आप कुछ बन जाएँगे। कुछ बन जाए, यानी जो मैंने सुरभि की स्पेशल चीजें मुझे समझ में आई, हार्ड वर्क, 100% फोकस, यानी बस, लाइक 100% फोकस। थर्ड थिंग जो सुरभि ने कही कि शी इज ऑलवेज रेडी टू लर्न, सीखने के लिए वो तैयार है। और उसके साथ साथ मुझे सुरभि की जो याद रही, दिन में रोज कुछ भी हो जाए तो भी 2-3 प्लान दिखाना है। यानी डेफिनिट ये सब चीजों को मुझे लगता है सुरभि आपको स्पेशल बनाया। और एक चीज जो मैंने आपसे बात करते हुए, या आपको मैंने बहुत बार लाइव कभी सुना है, या कभी मैंने जितना भी आपको देखा है, आपके अंदर एक और चीज है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो जिसको कहते हैं विनय। यानी विनय को क्या वर्ड देंगे इंग्लिश में? विनम्रता, हम्बलनेस। हम्बलनेस। वो हम्बलनेस आपके अंदर है सुरभि, जो आपको यूनिक बनाती है। एंड ऐसे ही हम्बल रहिए। थैंक आई यू। वांट कि आप 1 करोड़ के चेक पे भी पहुंचे, बट सुरभि वही आमीन, हो। आमीन। so that is your क्वालिटी। सुरभि, पूछना तो नहीं चाहिए पर पूछ लूं, आपकी एज अभी क्या है? सॉरी 20 बट 28 प्लस मैम। अमेजिंग। और वेस्टीज में कितने साल हो गए सुरभि आपको? प्रेस्टीज में मुझे 6 इयर्स होने जा रहा है। इयर्स। यस। यानी लोग इस टाइम पे कुछ और सोचते हैं, और सुरभि ने अपनी जगह उस जगह बना ली है कि लोग उसे ढूंढते हुए आएंगे। इट्स लाइक दैट, राइट? गॉड नोज़ बेटर। ग्रेट, ग्रेट। और एक जो मैं चीज आपको पूछना चाहूंगी लास्ट में, कि आप एडवाइस क्या देना चाहोगे? बहुत सारी यंग लड़कियां हैं आज जो आपको सुन रही है, जो आपसे इंस्पायर होती है। बहुत यस, सारे यस। young बच्चे हैं, इवन बहुत सारी वुमेन होंगी जो यंग नहीं है, बट या वो क्योंकि हम लेडीज है ना, बहुत इमोशनल होती हैं। सो यस। हमारे इमोशंस को हम पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव में ज्यादा बहुत बार यूज करते हैं। छोटी छोटी चीजों में हम डर जाते हैं, छोटी छोटी चीजों में हम क्विट कर जाते हैं, छोटी छोटी चीजों में हम चीजों को छोड़ देते हैं। सो सुरभि, उन सब के लिए आपकी कुछ एडवाइस या कुछ चीज, जो मैं एडवाइस से भी ज्यादा कहना चाहूंगी कि आप क्या कहना चाहते हो कि ये यू हैव टू डू मस्ट? सबसे पहले तो
मुझे लगता है बीइंग अ फीमेल्स को ज़रूर इंडिपेंडेंट होना चाहिए इकोनॉमिकली। अगर आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, तो मुझे नहीं लगता आप कभी भी अपनी कोई एक आइडेंटिटी बना सकते हैं। जैसे फीमेल्स के लिए बोला जाता है कि नारी लक्ष्मी का रूप है, लेकिन ये वो लक्ष्मी है जो हमेशा पैसे दूसरों से माँगती है। तो सबसे पहले कि अगर हमें बोला जाता है कि नारी लक्ष्मी का रूप है, तो आप वो लक्ष्मी बनो, जो अपने लिए, अपने सपनों को इवन आज आपके बच्चों को भी पता है कि अगर आपसे वो डिमांड करते हैं, तो मम्मी मम्मी तो खुद स्पॉन्सर्ड बाय पापा हैं, वो पापा से माँगेंगी। तो इस तरह से एक चैनल बना हुआ है, तो आपको इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, ताकि आप अपने ड्रीम्स को खुद पूरा कर सकें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप अपने बच्चों के लिए अपने बच्चों के लिए आप एग्ज़ाम्पल बन सकें। आज मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी जैसे फीमेल्स को कभी भी ये नहीं माना जाता है कि ये बिज़नेस माइंड होती हैं। अगर अगर पेरेंट्स के पास 10 लाख होगा तो वो सोचेंगे रखो डाउरी में काम आएगा। मतलब वो आपको 10 लाख नहीं देंगे कि आप बिज़नेस करो। आपके हस्बैंड भी नहीं देंगे कि आप जाके बिज़नेस करो, क्योंकि आपको माना ही नहीं जाता है कि आप अच्छा बिज़नेस भी कर सकते हैं। तो इस बिज़नेस की सबसे अच्छी ब्यूटी जो है कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आप अपना टाइम खुद से चूज़ करो कि आप मॉर्निंग में करेंगे, दोपहर में करेंगे, इवनिंग में करेंगे। आप डे चूज़ करिए कि वो डे कौन-सा होगा। अपनी पूरी फैमिली को देखते हुए आप इसे कर सकते हैं। बहुत सारी फीमेल्स जब मुझे बोलती हैं कि मैम बच्चे बिगड़ जाएँगे, तो मुझे लगता है कि बच्चे कैसे बिगड़ जाएँगे? आज बहुत सारी जो वर्किंग लेडीज़ हैं, वो अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम देती हैं। टाइम देना और क्वालिटी टाइम देना, दोनों में बहुत अंतर है और मैंने देखा है कि जो फीमेल्स आज वर्किंग हैं, जो कुछ और कर रही हैं, उनके बच्चे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, ज़्यादा तेज़ी से अच्छे संस्कार हैं और अच्छा अचीवमेंट कर रहे हैं। और जो 24 घंटे फीमेल्स घर में होती हैं, वो घर में तो हैं 24 घंटे कहने के लिए, लेकिन वो जुटी हुई हैं स्टार प्लस पे, फिर वो गॉसिप में शर्मा जी के लड़के का वर्मा जी से, फिर आप इधर की बात उधर करना, जैसे फीमेल्स के लिए बोला जाता है खबरी हैं। पूरे गाँव, पूरे मोहल्ले, कॉलोनी की खबर उनके पास होती है। सो फ्रेंड्स मुझे जो लगता है कि आप अपने आप को, अपनी ऊर्जा को क्रिएटिविटी में डालो ना। राइट। आप एग्ज़ाम्पल बनिए, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे से ऊपर उठ जाओ। आप ऊपर उठिए, एक-दूसरे को एप्रिशिएट करना, एक-दूसरे को ऊपर उठाना। आज किरण बेदी की बेटियों को उनकी मम्मी जैसा बनना है, लेकिन अगर आप शायद अपने बच्चों से पूछेंगे तो वो आप जैसा नहीं बनना चाहते। क्यों? क्योंकि आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। तो ऑलवेज़ लीड बाय एग्ज़ाम्पल। आप कामयाब होंगे तो आपके बच्चे आप जैसा बनना चाहेंगे। और आप घर में सिर्फ झाड़ू-पोछा करके और आप अपने बच्चों को कहो बेटा तुझे ये करना है, बेटी तुझे ये बनना है, तो वो आपको देखेगी कि ये तो खुद करती नहीं है और मुझे बोल रही है ये करना है आपको। मैं यहाँ पे एक और जो आपने अभी कहा ना कि लगता है कि बच्चे बिगड़ जाएँगे, मैं अपना खुद का एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग नई-नई शुरू की थी और मेरा बेटा तब करीबन 3 साढ़े 3 साल का था और बहुत मस्ती करता था, बहुत मस्ती करता था। तो ये जो बाहर के लोग, वो मुझे कहने लगे कि ये इतना मस्ती करता है क्योंकि तुम बाहर काम करती हो इसकी वज़ह से। सेम चीज़ जो आपने मुझे कही, तो मैं अपने बेटे को लेके साइकियाट्रिस्ट के पास गई थी, कैन यू बिलीव? और मैंने उनको बताया कि लोग मुझे ये कह रहे हैं कि बिकॉज़ मेरा बच्चा इतना मस्तीखोर इसलिए है कि मैं उसे छोड़ के बिज़नेस के लिए बाहर जाती हूँ। वो मेरे पे कितनी देर तक हँसी और हँसने के बाद मुझे कहती है, "मैम आप क्या बात कर रहे हो? दुनिया में लाखों करोड़ों लेडीज़ काम करती हैं, तो क्या उनके बच्चे बिगड़ गए हैं? ये हाइपर एक्टिव है, आप क्या" यानी एक ऐसी मिथ बनाई हुई है समाज में कि जिसकी वजह बिल्कुल, से हमको पहले से ही डरा दिया जाता है चीज़ों के लिए। यस। और एक चीज़ जो आपने बताई वो औरतों को, और एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगी इसके अंदर कि घर में रिस्पेक्ट भी तभी मिलता है जब आप थोड़ा बहुत कुछ, मैं नहीं कहती बहुत बड़ा, पर थोड़ा भी शुरुआत अर्न करना करते हो, तो आपकी सलाह को माना जाता है। माना जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अदरवाइज़ क्या होता है वो फीमेल्स का जो रोल होता है घरों में, वो चाय बन जाएगी और आपको दरवाज़े से पीछे आप आवाज़ देंगे, कोई हाँ, आएँगे चाय लेके जाएँगे, पर्दे के पीछे आपको रखा जाता है। यानी ज़रूरी मसलों में आपकी राय लेना तो दूर, आपको इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी नहीं समझा जाता है, क्योंकि लगता है अरे! इन्हें क्या पता होगा या इन्हें क्या आइडिया होगा। तो अगर आप पैसे अर्न कर रहे होते हैं, तो आप अपनी वर्थ बनाते हैं। कुछ ज़रूरी मसलों में आपकी राय, आपकी पसंद-नापसंद इवन अगर आपको ये खाना पसंद है, तो वो बनना शुरू हो जाता है। अदरवाइज़ फीमेल के साथ क्या होता है, फीमेल्स के साथ कि जो घर में जेंट्स खाते हैं, बेटा खाएगा, जो पति खाते हैं, वो फीमेल्स अपनी पसंद बना लेती हैं। मतलब लेडीज़ को मैं क्या कहूँगी कि वो अपनी पसंद बना लेती हैं। उन्हें क्या पसंद होता है, उन्हें जीवन भर शायद कभी पता भी नहीं चलता कि उन्हें क्या पसंद है। उन्हें ये पता है कि उनके बेटे को क्या पसंद है, उनके हस्बैंड को क्या पसंद है और घर में जो बनेगा, जो उनको पसंद है, हम खा लेंगे। हमारी पसंद वही बन जाती है।
एब्सोल्युटली। ये आपने देखा होगा मीटिंग में जब जाओगे ना, तो कोई फीमेल होगी तो फूड सप्लीमेंट्स लेने की बात आएगी तो वो सबसे पहले अपने हस्बैंड के लिए, अपने बिल्कुल सही। बच्चों के लिए लेंगी। यस, अपने बारे में तो मुझे लगता है कि अब बहुत कम लेडीज हैं जो कहती है कि मुझे इस चीज की जरूरत है। सो यस, ये हमारे कल्चर है, इतने सालों से चला आ रहा है। पर अगर हम अपना घर संभाल के, सब कुछ संभाल के कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं तो गलत क्या है। एंड यूर ट्रू एग्जाम्पल फॉर दैट। थैंक यू सुरभि, आज आप यहाँ पे आए थैंक यू एंड सो बहुत मजा आया। कहाँ हमारा अराउंड 1 घंटा होने आएगा, हमने बातें की और बहुत सारे लोग आज बहुत कुछ सीखेंगे आपसे। इसी तरह इंस्पिरेशन बन के रहिए और बहुत आगे बढ़िए। और मैं आपकी और भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठना चाहूंगी। सो बिल्कुल मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू, थैंक यू, यू। थैंक यू।